तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पानीपत में, जहां कांग्रेस की रैली को मुख्यमंत्री हुड्डा खुद संबोधित करने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री फूलचंद मौलाना जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और यहां से विधायक भाई बलबीर पाल शाह जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर राम प्रकाश जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व आज विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, सांसदगण, मेरे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, समस्त स्टेज पर बैठे कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण व पूरे हरियाणा से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो आज इतनी भारी जो जनसभा हुई, इतनी गर्मी में जो वो आए हैं और जो एक ताकत यहां से आपने अपनी दिखाई है, हरियाणा के लोगों की ताकत, उस बात की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और भाई देसी भाषा में कह दूं, सही साडू सी बिछा दी भाई। मैं बहुत प्रसन्न हूं इस बात से। भाई 1 मिनट बैठ जाओ बच्चों, तुम 10-15 छोरे आगे बैठे हो, तुम ऐसे नहीं बीच में बोलो, सुनो, बहुत गंभीरता से सुनने की बातें हैं। आज हमारी सरकार बने 9.5 साल हो गए। आज हरियाणा की जनता के सामने, अपने परिवार के सामने, जिन लोगों की वजह से आज मैं यहां हूं, उनके सामने मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहता हूं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करता है तो उसकी भूमिका उसको बतानी पड़ती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, हां या ना में पूछना चाहता हूं और उसी के बाद आगे कहानी चलाना चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं, मेरे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, उनको याद होगा, याद नहीं तो याद कर लो, 2004 में यहां क्या स्थिति थी हरियाणा में, वो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या उस समय प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल था या नहीं था? हाँ। जेलों से फिरौतियां मांगी जाती थी या नहीं मांगी जाती थी? मांगी जाती थी। प्रदेश में रैलियों के और थैलियों की प्रथा ठीक नहीं थी। रैली लेनी है, थैली लाओ। मेरे से पहले सरकारों ने किसानों को गोलियों से भूना जाता था या नहीं भूना जाता था? हफ्ता वसूली और इंस्पेक्टरी राज से दुखी होकर उद्योगपति व व्यापारी प्रदेश छोड़ के जा रहे थे या नहीं जा रहे थे? सरकारी संरक्षणों में क्या मकान और प्लॉट कब्जा करे जा रहे थे या नहीं करे जा रहे थे? कर्मचारियों को छटनी की जा रही थी या नहीं कही जा रही थी? जैसे MIDC के 4000 कर्मचारी निकाले गए थे। क्या हरियाणा के बच्चे दक्षिण भारत में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 30-30, 35-35 लाख का डोनेशन करके वहां पढ़ने जा रहे थे या नहीं जा रहे थे? जा रहे थे ना। क्या हर रोज के काम था? बिजली के नाम पर जगह जगह पे धरने हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? प्रदर्शन हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? क्या गरीब आदमी व पिछड़ा वर्ग के बच्चे तीसरी या चौथी से क्लास में पढ़ाई छोड़ के जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे?
मजबूर हो रहे थे ना, और माहौल क्या था? अफरा तफरी का माहौल था या नहीं था? हर शरीफ आदमी भयभीत था या नहीं था? और हर तरफ अंधेरा अंधेरा था। आपको याद होगा, आज पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर 1 नवंबर 2004 में मैंने अपने रथ से यहां से विजय का बिगुल बजाया था। पानीपत वालों को याद होगा। और बिगुल बजाकर यहां से मैं चला था, तो आपके सहयोग से 2005 में मेरे को मौका मिला, आपके आशीर्वाद से और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से प्रदेश की सेवा का मौका मिला। और इस 9 साल में हमने व्यवस्था बदली, हालात बदले, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया। ये आपको पूरा हरियाणा इस बात के गवाह है। 9 वर्ष में हरियाणा को हमने शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आज मैं दावे से कहता हूं, जो मेरे बच्चे दूर दूर पढ़ने जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, 5 साल के अंदर अंदर हरियाणा में आप देखोगे विदेशों के बच्चे यहां पढ़ने आएंगे। ये शिक्षा का हब हमने बनाने का काम किया। किसानों की खुशहाली, सबसे पहला काम हमने क्या किया? किसानों का 1600 करोड़ बिजली के माफ किए। किसानों का जो ब्याज था वो 11% से घटाकर 4% किया। 435 करोड़ सहकारी बैंक का कर्जा माफ किया। केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने हरियाणा के 2136 करोड़ से 7.25 लाख किसानों का लाभ पहुंचाया, कर्जा माफ किया। डीजल का भाव पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता किसान को दिया हमने। बिजली 10 पैसे यूनिट देने का काम किया, आपके सामने है। और काले कानून खत्म किए हम सहकारी बैंक के। और जो आपके स्टाम्प ड्यूटी खत्म करी, दादा पोते के नाम, बाप बेटे के नाम, और भाई बहन भाई के नाम जमीन जायदाद कराती थी तो भारी स्टैंप लगता था। हमने फैसला किया कि हरियाणा में कोई भी खून के रास्ते में अपना जमीन जायदाद नाम कराएगा तो हरियाणा में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्री फीस नहीं लगेगी। इसी प्रकार से भाई तुम बात सुनो, गंभीरता से सुनो, नारे मत लगाओ। इसी प्रकार से बिजली के उत्पादन की आपके सामने कही। आज हरियाणा में अकाल पड़ने जैसा हुआ बारिश की कमी है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं। और आज 9.5 साल हो गए, आज से 6 साल पहले भी ऐसा हुआ था। मेरा दावा है कि हरियाणा में आप कहीं निकल जाओ, मेरा किसान धान भी बोता है, अगर 1 एकड़ भी कभी फसल सूखनी दी हो तो आप बताओ। और आज भी मैं वचन दे के जाता हूं, बिजली कितनी महंगी लेनी पड़े, कहीं से लेनी पड़े, मैं हरियाणा के किसान की 1 एकड़ भी फसल सूखने नहीं दूंगा। व्यापारियों का लिए ST 38 का फार्म खत्म किया। कर्मचारियों का हमने पूरा ख्याल रखा। मजदूरी का वेतन सबसे ज्यादा हरियाणा में इजाफा दिया हमने। मनरेगा पूरे देश में 236 रुपए सबसे ज्यादा है। महिलाओं के लिए अलग नीति बनाई हमने, खेल की नीति आज अलग बनाई। और ये आज हरियाणा को गौरव है, केवल 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन दिल्ली में अगर कॉमनवेल्थ होते हैं 38 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को मिलते हैं, तो उसमें से 22 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलते हैं। खेल नीति बनाई हमने। ओलंपिक्स में मेडल भारत को मिले, अकेले हरियाणा को उसमें से 22 मेडल मिले। अरे पाकिस्तान तो देश है, उस देश से भी ज्यादा हरियाणा के छोटे से प्रदेश को ज्यादा मेडल मिले। आपके सामने हैं। पदक लाओ पद पाओ की नीति हमने खिलाड़ियों को दी, करोड़ों रुपया इनाम दिया। और भाई स्वास्थ्य में मेडिकल कॉलेज, गांव-गांव मुख्यमंत्री फ्री इलाज योजना, ताकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो। हमने कितनी सुविधाएं दी। इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, IMT बनाए ताकि मेरे बच्चों को रोजगार मिल सके। और सारे देश में प्रति व्यक्ति निवेश में आज हरियाणा सबसे
आगे है। आपको मालूम है सामाजिक सुरक्षा तो गरीब आदमी के लिए मेरे बुजुर्ग की 1000 रुपया प्रति मास पेंशन है। ओम प्रकाश चौटाला व भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1999 में बनी थी और 2005 तक 300 रुपए 200 रुपए थी, 200 ही छोड़ गया, 300 भी मैंने दी थी सबसे पहले। आज कितनी पेंशन मिलती है? 1000। बुजुर्गों को, विधवाओं को, निशक्तों को कैसे ही है। 18 लाख व्यक्तियों को आज हरियाणा सरकार मानदेय दे रही है, पेंशन दे रही है, और चाहे वो लाडली है चाहे नाथ। इसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ रहे थे, 20 लाख बच्चों को पहली जमात से वजीफा दे रही। आज कोई मेरे अनुसूचित जाति की बेटी या बेटा पहली जमात में दाखिल होता हरियाणा में तो बेटी को 225 और बेटे को 150 रुपया प्रति माह पेंशन वो वजीफा मिलता है। 20 लाख को मिल रहा है। और गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देने का काम किया। 3,83,000 प्लॉट अपने हरियाणा में दिए। 10 लाख लोगों तक, दलित अनुसूचित जाति के घरों तक 10 लाख लोगों तक पीने के पानी के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। 200-200 लीटर की टंकी देने का काम किया। और 2 लाख मकान गांव में हम बना रहे हैं गरीब आदमी के लिए। शहर में 1.5 लाख आदमियों के लिए, फौजियों के लिए 50,000 से अलग हम बना रहे हैं। कन्यादान 300 करोड़ रुपया जो गरीब आदमी है, 300 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार अपनी बेटियों को कन्यादान में दे चुकी है, अब तक आपके सामने है। और केंद्र सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी का बिल लेके आए थे, यूपीए सरकार सोनिया गांधी के नेतृत्व में हरियाणा सबसे पहला प्रदेश है उसको लागू करने में। आज 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ 26 लाख लोगों को गेहूं 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो, मोटा अनाज 1 रुपया किलो देने का काम करते हैं। लेकिन मेरे को बड़ा अफसोस है, जब से दिल्ली में केंद्र सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोज बयान आ रहे हैं कि हम इन योजनाओं पर रिव्यू करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, यहां अगर देश के गरीब के हक के साथ, फूड सिक्योरिटी के बिल के साथ, मनरेगा के साथ अगर केंद्र सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। मेरे सिख भाई जिन्होंने अभी मेरे को तलवार भेंट दी, मेरे को सम्मान किया, तलवार भेंट की, सरोपा दिया, वो कितने दिनों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि हरियाणा जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी उनका करे। वो क्या मांग रहे थे हमारे से? वो केवल ये मांग रहे थे कि अपने गुरु ग्रहों की सेवा करने का उनको अधिकार मिले। वो अधिकार देने का हमने काम किया। केवल एक ही ये बात थी। एक बात ईमानदारी से बताएं आप, जब से हमारी सरकार बनी है, जो वायदा हमने किया है पूरा किया है या नहीं किया है? एक भी घोषणा पत्र में वायदा बाकी नहीं है। वायदे से फालतू काम किए हैं या नहीं किए हैं? चाहे मेवात के विकास की बात हो, चाहे मॉनेटरी कमीशन की बनाने की बात हो, चाहे कितने ही आपके कार्य आपके काम सामने की बात हमने किए। एक बात जरूर आई, आज एक प्रस्ताव हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने रखा, आपने पास किया। कैथल में जो हुआ वो आपके सामने। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन भाइयों से जिन्होंने ये कार्य किया कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैथल में किसके अनुरोध पे गया था, किसके इनविटेशन पे गया था? सरकारी कार्यक्रम था, नेशनल आपका NHI का था, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसका था। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं
कि भाई आपके निमंत्रण पे सरकारी कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया था, तो उसका क्या कसूर था भाई? मैं सिर्फ यह पूछा, क्या कसूर था भाई? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने व्यक्तिगत उसमें गया था? मैं एक हरियाणा के 2.5 करोड़ की जनता का नुमाइंदा बन के वहां गया था। मेरा अपमान नहीं, मैं व्यक्ति हूं, छोटा सा हूं। आज मैं सवाल पूछता हूं एक बात, आज हरियाणा के लाखों आदमी हैं, आज मैं किसी को बुला दूं यहां पर और उसका अपमान का इशारा कर दूं, तो क्या होगा भाई उसका आज यहां? लेकिन मैंने गरिमा रखी। मैं उस परिवार से हूं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं उस का सपुत्र हूं, बेटा हूं, उस महान शख्सियत का जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाने पे दस्तखत किए। हिंदुस्तान के संविधान की मर्यादा, उसकी गरिमा रखना मैं अपना सबसे बड़ा फर्ज मानता हूं। मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं, अभी ये भी मेरे जवान भाई, मेरे को मालूम है बड़ा भारी रोष है हरियाणा के लोगों को इसका, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपमान नहीं है, ये अपमान पूरे हरियाणा का है और हरियाणा कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। ये बात, और ये बात नहीं है। मेरे को ये मालूम था, मेरे पास ये इंटेलिजेंस की खबर थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि जो लोग हैं, जो सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री की हाजिरी में ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस विश्वास से मैं गया। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखी। ये कौन लोग हैं? वो कौन थे ये लोग? ये आज हरियाणा जानना चाहता है, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, कौन थे ये लोग, कहां से आए थे वो लोग, किसके आदमी थे वो लोग, ये आज जानना चाहते हैं। लेकिन मेरे को मालूम है आप में बहुत इस बात का रोष है, जोश है। कई मेरे साथी आए, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, अगर उनका कोई व्यक्ति गांव की चौपाल में आएगा तो हम चौपाल में नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति किसी का अपमान करने की नहीं है, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। कोई भी भाई आए, उसकी बात हम सबकी सुनेंगे, फैसला हम अपनी मर्जी का करेंगे, लेकिन अपमान का बदला जरूर लेंगे। उसका तरीका दूसरा हो सकता है और उसका तरीका एक ही है। अपमान का बदला लेने का एक ही तरीका है, क्या? वोट की चोट से लेंगे, चुनाव में लेंगे, वोट की चोट से लेंगे। सारा हरियाणा उस वोट की चोट से लेगा। उनको वोट की चोट ऐसी लगा दो जो उनको मालूम हो जाए कि हरियाणा के अपमान कैसे होता है। वोट की चोट से बदला लेंगे। कुछ शाह ताकतें, मेरा परिवार है ये, आज मेरा परिवार मेरे सामने आया है, पूरा हरियाणा से चल के आया है। मेरी शक्ति है ये, जो मेरे सामने, मैं अकेला कुछ नहीं हूं। मेरी ताकत है, पार्टी की ताकत है ये जो मेरे सामने खड़ी आज आई है पूरे हरियाणा से। इसके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबको मालूम है, संकल्प दोहराना चाहता हूं, पूरा हरियाणा जानता है। आज से कुछ वर्ष पहले मैं गंगा में डूब गया और भाइयों की दुआओं से, ईश्वर की कृपा से जब मैं बच के निकला
तो मैंने वहां संकल्प लिया था वहां पे मैंने कि भाई जो बकाया जिंदगी है, पहले कोई अगर मेरे से गलती हो गई हो, लेकिन बकाया जो जिंदगी है, मैं बिना लोभ, बिना लालच, बिना उसके मैं अपने भाइयों की सेवा करूंगा। और जैसा मौका मिला मेरे को, जो मौका मिला 9 साल से, मौका मिलते हर वर्ग के लिए मैंने सेवा की। और एक, मैं ज्यादा लंबी इसको बात नहीं करता, एक उदाहरण देना चाहता हूं। और मैं सहमत हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो जब उन्होंने एक बात कही, जब चुनावी दौरे पे आ रहे थे, वो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मैंने उनका एक भाषण सुना। उत्तर प्रदेश में वो भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने कहा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे किसी भी प्रदेश का विकास का सबसे प्रमुख पैमाना है तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है वार्षिक उस प्रदेश के लोगों की। और उत्तर प्रदेश वालों को कह रहे थे, देखो तुम्हारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यहां की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 33,000 रुपए। और मुकाबला किसके साथ कर रहे थे? वो अपने प्रदेश गुजरात के साथ कर रहे थे और कह रहे थे, देखो हमने गुजरात में विकास किया है, आपकी प्रति व्यक्ति आय 33,000 है, गुजरात की प्रति व्यक्ति आय बता रहे थे 75,000 है वार्षिक आय। तो मैं आप अपने परिवार के माध्यम से एक ही बात कहता हूं, एक ही पैमाना बताना चाहता हूं। मेरे पत्रकार बंधु यहां बैठे हैं, उनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 और 7 है सारे प्रदेशों से ज्यादा। जो बड़े प्रदेश, जो प्रदेश 2005 से पहले 14वें नंबर पे था, आज चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे प्रति व्यक्ति प्लान बजट का खर्चा हो, चाहे रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का हो, संसाधन जुटाने का हो, पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। ये सब आपकी मेहरबानी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वार्थी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, मैं संकल्प ले रहा हूं, संकल्प लिया था मैंने गंगा के किनारे पे भी, आज संकल्प यहां पे भी ले रहा हूं। कुछ लोगों ने अभी इनेलो के लोग मिले, लोग उनका बयान पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी सरकार भ्रष्टाचार करती है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या कहते हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर है। अरे प्रॉपर्टी ग्रैबर ये बात कहते हैं। जो जेल में पड़े हैं, जो चार्जशीटेड हैं, वो लोग कहते हैं। मैं अपने परिवार के सामने एक बात कहना चाहता हूं, उनका तो जवाब मैं कचहरी में मांग लूंगा, लेकिन अपने प्रदेश के लोगों के सामने, मेरे परिवार का जो लोग खड़े हैं यहाँ पे आए हुए हैं पूरे हरियाणा से, उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक भी कोई बात साबित कर दे तो उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति से बाहर हो जाएगा, आपका हक होगा। झूठे प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक भी साबित करके दिखाओ। अरे अपना देखो, अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने को चली है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने चली। एक दूसरे भाई आए भाजपा वाले, वो अमित शाह भी ये बात कह गए, अरे पहले अपने गिरेबान जाके देखो। अरे दल बदलुओं के बलबूते पे आप सरकार बनाना चाहते हो, किनके बलबूते पे बनाना चाहते हो भाई? किनके बलबूता है उनको? उन लोगों का जिनको मैं हालांकि बात नहीं कहता, लेकिन मैं बहुत, क्योंकि मेरा परिवार है, ये वो कौन लोग हैं जो 10 साल तक इस सरकार की प्रशंसा करते रहे और आज कोई कहता है क्या कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। ये जनता है भाई, जनता सब जानती है।
ये कौन लोग हैं? अगर इनकी लोगों की सही परिभाषा है तो एक ही लफ्ज है उनके लिए, ये वो मलाईखोर लोग हैं जो 10 साल तक याद है और आज वहां बात कर रहे। वो सरकार बनाएंगे मलाईखोर लोग, वो मलाईखोरों की सरकार बनाना चाहता है। वो लोग जो 10 साल तक क्या क्या कहते रहे स्वार्थी लोगों के लिए। ये आपके भले के लिए कोई जाता है, आपकी भलाई होती, कोई कमी ईमान में दिखती तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी उसी टाइम कहते कोई बात। मैं सब जानता हूं, ये तो भाई ये मलाई मारों को जो है ये जनता खुद परख लेगी और खुद इनको सबक दिखा देगी। आने दो मैदान में इन मलाई मारों को। आज सबसे बड़ी अगर प्रजातंत्र की सेवा करनी है तो यहां से संकल्प लेके जाओ कि भाई मलाई मारों को जो है उनको जरूर सबक सिखाना है। कोई मलाई मार मैदान में आ जाए, उनको सबक सिखाने के लिए उनकी आप धूल चढ़ा दोगे, ये मेरे को मालूम है। बात करते हैं, दीपेंद्र ने कहा, अशोक तंवर जी ने कहा, सभी मेरे साथी बैठे हैं यहां करते हैं। अरे बात करते हैं, हमने तो 10 साल चलाई सरकार और आपका आशीर्वाद रहा तो अगली बार भी चलाएंगे भाई। देखो कांग्रेस की नीति स्पष्ट है भाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इनेलो हो। आज मेरे उसका एक ही बात कहना है, लोगों को गुमराह मत करो। अरे तुम अपने कौन मुख्यमंत्री होगा उनका नाम तो बताओ, उनका हल्का तो बताओ, कहां से लड़ेंगे, उनका कौन सा हल कैसे लड़ेंगे भाई, उनका अध्यक्ष बताओ। कभी कहता मैं यहां से लड़ूंगा वहां से लड़ूंगा, हल्का बता दो, नाम बता दो, इनेलो बता दो कौन मुख्यमंत्री होगा उनका भाई। क्यों नहीं बताते? कि दम नहीं उनमें, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप सबको मालूम है जब हमने सत्ता संभाली थी तो भाई जनता में अफरा तफरी थी, एक माहौल था अफरा तफरी का पूरी जनता में। तो भाई आज किसमें अफरा तफरी है? आज अफरा तफरी मची हुई है मलाई मारों में। तो भाई वो जनता में अफरा तफरी भरी थी उन गुंडों के डर से, उनको तो मैंने सीधा कर दिया, इन मलाई मारों को तुम सीधा कर दियो। अब सवाल आता है, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आप सारे हरियाणा से आए हो, अपने दिल पे हाथ रख के भगवान को नाज़िज़ मान के, हर गांव से व्यक्ति आया है यहाँ, हर शहर से आया है। ईमानदारी से बता दो आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है आपके गांव में? विकास हुआ कि नहीं हुआ? फिर भाई क्या बात है? मैंने संकल्प लिया है, आज फिर संकल्प लेता हूं। आज फिर मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जो फिर दोहराता हूं जो गंगा के सामने संकल्प लिया था कि मेरा बकाया जीवन सारी उम्र बिना लोभ, बिना लालच, बिना डर, बिना भय आपकी सेवा में जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है मेरा रास्ता। शिक्षा का हमने प्रबंध किया। आगे मेरा सपना भी है, मेरा प्रदेश कैसे आगे जाए, क्योंकि ये 10 साल आपने देखा, आपको याद होगा जब मैंने ये शुरू किया संघर्ष तो क्या कहते थे भाई, कांग्रेस में कुछ शक्तियां थी, वो क्या कहते थे, और लोग आप भी कहते थे उनके कहने से, उनकी बात सुन के क्या कहते थे, अगर भाई यो हम तो साथ दे देंगे लेकिन इसको कोई तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, क्यों यहां बड़े चालू आदमी बैठे हैं यहां, कहते थे ना। तो भाई आपके आशीर्वाद से बना ना,
बन गया 2005 में, बनते ही क्या कहने लगे कि भाई ये 6 महीने में बदला जाएगा, क्योंकि ये तो यहां तो ऐसा आदमी बैठा है जिसने बंसीलाल को कांग्रेस से बाहर करा दिया, फलाने को करा दिया, ये तो शरीफ आदमी है, इनको तो यूं करवा देगा। पूरी 5 साल चलाई ना पहली टर्म, कौन कांग्रेस से बाहर गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस दिन भी कांग्रेस में था, आज भी कांग्रेस में है। वो रास्ते कांग्रेस से बाहर गई जिनसे आप डरते थे। फिर दूसरी बात, 2009 के चुनाव आ गए, 2009 के चुनाव आ गए, तो भाई उम्मीद से सीट कम आई, मैं झूठ नहीं बोलता। तो आप क्या कहने लगे वो, ले भाई ईब गया, ईब तो इसके एमएलए 40 आए हैं, कैसे बनेगा? क्योंकि एमएलए खरीदने वाला और वो जोड़ तोड़ करने वाला तो भाई कोई किसी ने ले जाएगा। तो भाई आपके आशीर्वाद से, बगैर किसी के लोभ लालच से रातों रात 40 के 54 बनाए कि नहीं बनाए? पूरी फिर बोले अब इनको चलन नहीं देंगे, चला कि नहीं चला? तो आज मैं कह के जा रहा हूं अपने तजर्बे से, मेरे को 3 बातों का तजर्बा है भाई। राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे दादा राजनीति में थे, आप सब जानते हैं, मेरे पिता राजनीति में थे, मैं भी राजनीति में पैदा हुआ हूं। मैंने 3 ही बात अपने बुजुर्गों से सीखी है कि राजनीति में रहना है तो 3 बात समझो और उसके हिसाब से काम करो। क्या? लोगों की मनों की भावना पढ़ो, जो भावना चाहते हो वो करो, लोगों के चेहरे पहचानो, लोगों की नजरों से नजरें मिला के बात करो। मैं इस लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे लोग कहने लगे नतीजा ये आया। मैं पूरे हरियाणा में 60 से ज्यादा जनसभाएं कर चुका हूं और आज ये इतना महाकुंभ है किसका अंदाजा कोई नहीं। जितने यहां आदमी खड़े, मेरे पास रिपोर्ट है, भगवान को हाजिर मान के मैं कहता हूं 5-10 गुना ज्यादा बाहर खड़े हैं लोग पूरे शहर। तो कोई जाके देख लो हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर से मैं आया हूं, दूर तक जाम है। यहां मैं आपको कहता हूं कि आज 5 मिनट रुक जाओ भाई, जरा तो मैं ये कह सकता हूं कि इतनी जनसभाएं की हैं। वो लोकसभा के चुनाव वो क्या थे, मैंने कारण जानना शुरू किया, मैंने एनालाइज किया और लोकसभा चुनाव के नतीजों का जब मैंने कारण जाना तो एक ही निकला कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को जो अक्सरियत मिली है लोकसभा में, किसी ने उसकी नीतियों के आधार पर वोट नहीं दी। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है, कोई भी किसान का बेटा, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे कोई रहे हो, चाहे हमारे बेशक विरोधी रहे हो, चौधरी देवीलाल रहे हो, सब ये बात कह के गए और मैं भी ये कह के जा रहा हूं आज आपको, भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तौर पर कभी भी किसान और मजदूर की हितैषी नहीं हो सकती है। ये तो धनाटों की पार्टी है। तो मैं कह रहा था पूरे हरियाणा में उसके बाद घूमा हूं मैं। 61वीं ये जनसभा है आज। जो 3 चीज मेरे को विरासत में मिली हैं तजर्बे से, लोगों की भावनाएं मैंने देखी हैं, लोगों के चेहरे पड़े हैं, लोगों से नजरें मिला की हैं, उस तजर्बे के आधार पे मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से आज ये जमघटिया आया है पूरा हरियाणा उठ के, और जहां जगह जगह गया हूं जो जन समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी का जो समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से जो सहयोग मिल रहा है, उसके आधार पे, अपने तजर्बे के आधार पे मैं कह सकता हूं हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा एक सपना और है, मेरा अपनी सपना बाकी है। मेरा हरियाणा कैसा हो, देश में तो नंबर 1 हो गया, मेरे लोगों को और क्या क्या हो, देश के नंबर तो 1 हो गया, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम हो, ये मेरा सपना है। वैसे हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, आपके सामने आएगी, लेकिन
कुछ बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने देखा कि सबसे पहले कौन कौन से वर्ग हैं जिनका हमको देखना है। हमने देखना है शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, ये वर्ग देखने। तो हमने फैसला किया, सबसे पहले जो फैसला करके आया हूं, जो फौरन लागू किया जाएगा, कि हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट है, जाति एवं विकास निगम, और दूसरा है हरियाणा बैकवर्ड क्लास निगम कल्याण निगम, तो उनमें 1 लाख और 1.25 लाख के करीब लोगों ने कर्जा ले रखा है, गरीब आदमियों ने, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास ने। तो वह हमने फैसला किया है 31 मार्च 2013 तक के सारे बकाया कर्जा और ब्याज 154 करोड़ माफ कर दिया। अब सवाल आता है आगे क्या करना है। मेरे किसान को, मैं किसान के घर जन्म लिया है, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को किसान की समस्याओं का मालूम है, जो हो सका वो किया है। आगे मैंने करना क्या है, एक ऐसी योजना बनानी है जिससे किसान कर्जा मुक्त हो, कि सिर पे बोझ उसका उतरे, ऐसी योजना बनाऊंगा। और इसमें फैसला कर दिया हमने कि आगे से जो भी किसान अपना फसली ऋण लेगा, आज उस पर पहले 11% ब्याज था चौटाला के टाइम में, और भाजपा के टाइम में हमने घटा के 4% किया है। तो आज हमने फैसला किया है जो किसान समय पर अपना कर्जा दे देगा फसली ऋण पर, उसका ब्याज कोई नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार देगी ब्याज। 4% ब्याज हरियाणा सरकार भरेगी, 4% हरियाणा सरकार भरेगी। और जो लंबी अवधि के ब्याज लेगा किसान, लंबी अवधि के जो ब्याज लेगा किसान, जिसके ऊपर भारी ब्याज है, उसका आधा ब्याज का खर्चा जो समय पे देगा, उसको हरियाणा सरकार वहन करेगी, ताकि मैं किसान को किसान मुक्त बनाऊं, कर्ज मुक्त बनाऊं। और ये जो शहरों में हमने कितनी कॉलोनियां रेगुलराइज की हैं, उसका मैंने आदेश दिया है कि उनके ऊपर विकास का कार्य फौरन शुरू किया जाए। गरीब आदमी के लिए वो काम हमने किया। और भाई एक और बात जिसकी लोगों को बहुत इंतजार है, हरियाणा 1 नवंबर 66 को बना था। तो भाई एक मैं ऐलान करता हूं, आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार आने जा रही है, तो 1 नवंबर 2014 को जो ये बुजुर्गों की पेंशन है, विधवाओं की पेंशन है, लाडली पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो हम 1000 रुपए देते हैं, 1 नवंबर 2014 से 1500 रुपए हम करेंगे। एक और देखो, ये और जो इनको अमली जमा बनाते हैं, जिनका हमने हर समय ख्याल रखा है, मेरे कर्मचारियों के हम हितैषी हैं, क्योंकि वो खुश करने जरूरी है भाई, जब सारे काम होंगे। तो ये भी हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से हरियाणा में पुलिस वालों के समेत सारे हरियाणा के कर्मचारियों का वेतन वही होगा जो पंजाब में होगा, उससे 5 रुपए ज्यादा होगा। खबरों की दुनिया में आइए,
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।